79, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए 79 क्वेश्चन। पूछा है ओक्टाहेड्रॉन में, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस एंड एज इन ओक्टाहेड्रॉन। देखिए ओक्टाहेड्रॉन क्या होता है? ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ओक्टाहेड्रॉन होता है इस तरीके का। ऊपर ऐसे 4 होते हैं, इधर नीचे से ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 आपस में मिले होते हैं। अब पूछा है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस। पहला वर्टिसेस कितने होंगे। सेकंड क्या पूछा है? फेसेस, फेसेस कितने होंगे। तीसरा क्या पूछा है? एज कितने होंगे। देखो वर्टिसेस क्या होते हैं? जब भी दो लाइन आपस में मिल जाती है या कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइन मिल रही है, जैसे मैं ये बोल देता हूँ यहाँ पे क्या हो रही है, इस पॉइंट पर दो लाइन मिल रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा? हमारा वर्टिसेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें अगर वर्टिसेस बात करूँ तो 1 2 3 और 4, तो 4 क्या होगा इसमें? वर्टिसेस हो गए। इस तरीके से ही अगर तुम इस ओक्टाहेड्रॉन में वर्टिसेस देखो तो कितने वर्टिसेस हो जाएंगे? एक कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा? 6। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए इसमें? 6। अब फेसेस की बात कर लेते हैं। फेस देखिए कितने होंगे? एक फेस ये हो गया, 2, एक पीछे होगा, एक आगे, 4 5 6 7 और उसके पीछे कितना? तो इसमें ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 8 फेसेस हो जाएंगे। तो जो 8 फेसेस होंगे वो कौन से होंगे? ट्रायंगुलर फेसेस। या सबसे सिंपल, अगर बोर्ड पे इमेज अच्छे से नहीं बन रखी है या समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ साइड बाय साइड गूगल कर लीजिए ओक्टाहेड्रॉन। ओक्टाहेड्रॉन डालते ही उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगी और आपको नजर आ जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ओक्टाहेड्रॉन में जो फेसेस बनते हैं वो कितने होते हैं? 8। ये तो समझ में आ गया, लेकिन किस तरीके होते हैं? स्क्वायर फेसेस होते हैं या फिर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं? तो 8 क्या होते हैं? ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। एज देखिए, एज कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एज कितनी हो गई इसमें? 12 एजेस हो गई। तो ये था ओक्टाहेड्रॉन, कि जब तुमसे ओक्टाहेड्रॉन में पूछे कि वर्टिसेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं, एज कितनी है। सेकंड क्वेश्चन अगर तुमसे आ सकता है तो वो टेट्राहेड्रॉन से भी आ सकता है कि टेट्राहेड्रॉन में कितने हमारे वर्टिसेस, फेसेस या एजेस होते हैं। तो देखिए टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है। इस तरीके से हमारा क्या बनता है? टेट्राहेड्रॉन बनता है। ओक्टाहेड्रॉन में पूछा है, टेट्राहेड्रॉन में भी पूछ सकता है। तो इसमें भी कितने होंगे आप सुनिए। इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, इसमें फेस कितने होंगे, इसमें एज कितनी होगी। तो वर्टिसेस देखिए पहले 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4। तो इसमें 4 क्या हो गए? वर्टिसेस। फेस देखिए 1 2 3 और एक पीछे होगा, कितने हो गए? 4 फेसेस हो गए। एज देखिए 1 2 3 4 5 6। तो एज कितनी हो गई? 6। इसमें क्या हो गई? हमारी एज हो गई। तो अगर तुमसे पूछ ले ओक्टाहेड्रॉन और टेट्राहेड्रॉन में, तो इसको काउंट कर लेना, इसको याद रख लेना, या कैसे भी स्ट्रक्चर याद रख लेना, उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि वर्टिसेस क्या हो गए। जहां भी दो लाइन मीट कर रही है, जैसे ये देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, क्या हो गया? एक वर्टिसेस हो गए। ऐसे अगर क्यूब की बात करें, क्यूब से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अगर क्यूब की बात करें, क्यूब में तुमसे पूछ ले कि बताइए कितने वर्टिसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस कितने हो गए इसमें? 8। अगर तुमसे फेस पूछ ले, फेस कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 कितने हो जाएंगे इसमें? फेसेस हो जाएंगे। लेकिन फेस कौन से इसमें? स्क्वायर प्लेनर फेसेस है। ठीक है, ऐसे ही तुमसे एज पूछ ले, एजेस कितनी है इसमें? तो 12। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ, व्हेन ए फिजिकल observable for a system is measured in a eigenstate of its corresponding operation Hermitian, its eigenvalue is obtained experimentally as the, जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑब्जर्व कर ली गई तो वो तो यूनिक ही होगी अपने आप में ही, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही क्या होगा करेक्ट, यूनिक वैल्यू इन ऑल मेजरमेंट, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वर के लिए हर एक वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, यूनिक होती है। अगर कोई फंक्शन अगर तुम उसको क्या कर रहे हो, नॉर्मलाइज कर रहे हो, तो नॉर्मलाइज वैल्यू उसके लिए यूनिक होगी कि जब तुम ये वैल्यू उसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की लगाओगे तभी ये फंक्शन नॉर्मलाइज हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन exhibit the highest John Taylor distortion in octahedral field। देखिए क्या होगा इसमें, जेटीडी पूछा है कि सबसे हाईएस्ट जेटीडी किस में लगेगा। तो तुम्हें एक तो ये पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड नहीं होता उसमें जेटीडी लगता है, और वो इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जेटीडी कितने कॉन्फ़िगरेशन में लगता है। देखिए D1, D2, D4। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन में भी लगता है और लो स्पिन में भी लगता है। ठीक है, D5 हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, उन कंपाउंड का लिख रहा हूँ जिसमें जेटीडी लगेगा। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन जब लो स्पिन में होगा, D6 जब हाई स्पिन में होगा, D7 1 2 3 4 5 6 7 जब हाई स्पिन में होगा, D8 में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगता, एंड D9 जब हाई स्पिन में होगा। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है इन सब में एक बात तुम नोटिस कर रहे हो कि ना तो T2G ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और ना ही EG ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी रिमूव करने के लिए हम जेटीडी यूज करते हैं। अब इसमें ये पूछ लेता है कि जेटीडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट कहाँ लगता है। तो देखिए हमारे पास जब नीचे ऑर्बिटल होती है ये DXY, DYZ और DZX होती है, और ऊपर क्या होती है DX स्क्वायर माइनस के DY एंड DZ स्क्वायर। तो इस T2G सॉरी इस EG ऑर्बिटल की शिल्डिंग पावर ज़्यादा होती है T2G के कंपेयर में, तो जो स्ट्रॉन्ग जेटीडी लगेगा तो वो उसमें लगेगा जब हमें इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी T2G ऑर्बिटल से रिमूव करनी हो। सॉरी मैं T2G बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, जेटीडी सबसे हाईएस्ट उसमें लगेगा जिसमें हमें EG में से इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी को रिमूव करना हो। तो EG में से रिमूव करने के लिए क्या आता है, एक तो D4 आएगा हाई स्पिन, इसमें क्या होगा स्ट्रॉन्ग जेटीडी होगा, उसके बाद क्या आएगा D9 हाई स्पिन होगा, इसमें भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग जेटीडी होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है D6 लो स्पिन, इसमें क्या जेटीडी होगा, बिल्कुल नहीं। D4 हाई स्पिन में जेटीडी होगा, D5 हाई स्पिन इसमें जेटीडी नहीं होगा, और D4 लो स्पिन। अब हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो लो स्पिन दे रखा है और एक हाई स्पिन, और पूछा इन दोनों में से हाईएस्ट जेटीडी किस में होगा। तो हमेशा किस में होगा, हाई स्पिन में क्या होगा हमारा जेटीडी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म फ्रॉम टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ए गैस फेज, इट्स जनरली assume that delta S activated complex की एंट्रोपी is less than 0. दिस assumption is based upon, देखो ये तो जब assumption तुम पढ़ोगे ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें भी बताया जाता है कि जब हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो एक ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कन्वर्ट हो जाती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो ये तो तुम किसी बुक से भी देखोगे, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये बताई जाएगी पोस्टुलेट, तो उसमें ये बताया जाता है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका रीजन क्या होगा, यही इसका रीजन होगा थर्ड। और कभी कभी तुमसे ये पूछ लेता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा। लेट सपोज कि कोई भी कंपाउंड है A+B, वो क्या बना लेता है
एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से क्या होता है, एक रोटेशनल वाइब्रेशन डिग्री फ्रीडम वाइब्रेशनल में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, जब अगर ये ए बी कॉम्प्लेक्स हमारा लीनियर फॉर्मेशन हो रहा है, कि कोई लीनियर फॉर्मेशन है या फिर नॉन लीनियर फॉर्मेशन हो रहा है, तो लीनियर कंपाउंड के लिए जो हमारी आती है 3n - के 6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। इंपॉर्टेंट है ये। और नॉन लीनियर के लिए हमारी 3n - के 7 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, क्योंकि एक रोटेशनल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वाइब्रेशनल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर पूछे ए बी के लिए तो कितनी आएगी, 3n - के 6 आएगी, और इसके लिए नॉन लीनियर के लिए 3n - के 7 आएगी, क्योंकि एक एक क्या बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। अब देखिए 84, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रिडॉक्स इंडिकेटर। तो फ्रियोन इज द रिडॉक्स इंडिकेटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फेनोल्फथालीन एसिड बेस इंडिकेटर है, मिथाइल रेड, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिटेक्शन लिमिट इज बेस्ड अपॉन द 3s, s इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्लैंक, ये देख लेना, गूगल से सर्च मारेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर का वही होगा जिसमें वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो देख लो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, S2O नहीं है, SO2+4 में है, S6O बिल्कुल नहीं है, सिर्फ SO3 ही ऐसा कंपाउंड है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कितना आ जाएगा, SO3।